गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। ये आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 13 आज शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 12 में आप थर्मो केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में और हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपने देखा। अब आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। तो आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। ना यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं तो ये डेल्टा V ज़ीरो हो जाता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्जॉर्ब को हम QV से शो करते हैं और ये इज इक्वल टू हो गया डेल्टा E, इक्वेशन नंबर 1। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर QP, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, या QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम है QP इज इक्वल टू, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। और इसके अलावा भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेल्टा H के। तो हम QP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया QP इज इक्वल टू डेल्टा H। आपने सिंपली क्या करा? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह पर आपने डेल्टा H रख दिया, जो आप पहले भी आप ये रिलेशनशिप निकाल चुके हैं कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ना यदि डेल्टा V यदि हम रखें V2 माइनस V1 इक्वेशन नंबर 2 में, यदि हम इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? और V2 क्या चीज़ है? वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम, और V1 है इनिशियल वॉल्यूम। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस विद इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, या डेल्टा E प्लस PV2 माइनस PV1। ना आइडियल गैस के लिए हमें मालूम है PV इज इक्वल टू nRT होता है, इसलिए PV1 यानी कि ये इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? N1RT, और PV2 के लिए हम लिख सकते हैं N2RT लिख सकते हैं, जहाँ पर N1 है नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टेंट के लिए और N2 है नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के लिए है। ना इसको हम यदि सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 3 में, किसको सब्स्टिट्यूट करना है? इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, और ये यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 3 में आ जाएं। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा H, ये डेल्टा H लिख दिया। अब QP की जगह क्या लिखें? ये QP की जगह ये है, तो QP की जगह हम लिखते हैं डेल्टा E प्लस PV2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N2RT, और उसी तरह से PV1 की जगह पर हम लिख देंगे N1RT। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा E प्लस RT हमने कॉमन ले लिया तो N2 माइनस N1, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस ये हो गया डेल्टा NG RT। डेल्टा NG क्या चीज़ है? डेल्टा NG है गैसियस उत्पाद के कुल मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के कुल मोल, या डेल्टा NG है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड दोज ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT, या डेल्टा H की जगह पर हम QP लिख सकते हैं और डेल्टा E की जगह पर हम QV लिख सकते हैं। तो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG RT। नाउ कंडीशन अंडर विच QP और QV समान हो, या डेल्टा H और एंड डेल्टा E समान हो। क्या शर्त है? जब QP यानी कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों समान हो, या डेल्टा H और डेल्टा E का मान समान हो। तो इसके लिए देखिए पहली कंडीशन तो ये होगी
कि जब रिएक्शन किसी क्लोज वेसल के अंदर हो, जब हम क्लोज वेसल के अंदर कोई रिएक्शन कराएंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई के बराबर। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये इक्वेशन जो आपने पॉइंट 1 में देखा। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड्स और लिक्विड्स, यदि कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें केवल ठोस हो और या केवल लिक्विड हो, लिक्विड मतलब सोल्यूशन भी हो सकता है, बट नो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन कोई भी रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट हो वो गैस नहीं हो, तो इस केस में सॉलिड और लिक्विड के केस में चेंज इन वॉल्यूम जो लिक्विड और सॉलिड का होता है वो किसी केमिकल रिएक्शन में नगण्य परिवर्तन होता है इनमें, तो इसलिए जब वॉल्यूम में नगण्य परिवर्तन होगा तो इस केस में भी डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होंगे या क्यू पी और क्यू वी बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है कि व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट देयर नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। तीसरे केस में है कि यदि मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस हैं लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये रिएक्शन है H2, यहाँ पर 1 मोल H2 के हैं, 1 मोल Cl2 के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 2 मोल, और यहाँ पर 2 मोल HCl है, यानी कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल है यानी कि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल भी 2 है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल भी 2 हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी कि NP इज इक्वल टू NR है, तो इस केस में भी QP और QV दोनों समान होंगे या डेल्टा H और डेल्टा V समान होगा। नाउ QP और QV डिफरेंट कब होंगे? ये तो 3 केस आपने देख लिया जब QP और QV समान होंगे। पहला जब डेल्टा V में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दूसरा सॉलिड और लिक्विड के केस में, तीसरा जब NP और NR दोनों समान हैं। तो ये डिफरेंट तब होंगे जब ऐसे गैसियस रिएक्शन हो रहा हो जिसमें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हों, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस रिएक्शन में और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस रिएक्शन में दोनों समान नहीं हो, तो ही QP और QV का मान अलग अलग होगा। अब देखिए कब QP ज़्यादा होगा और कब किस केस में QV का मान ज़्यादा होगा। यदि डेल्टा NG पॉजिटिव हो, देखिए पहला वाला केस, यदि डेल्टा NG का मान यदि पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा H ज़्यादा हो गया, डेल्टा H ज़्यादा है, डेल्टा H ज़्यादा है इसका मतलब QP ज़्यादा है। दूसरे केस में यदि डेल्टा NG ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, सॉरी, और डेल्टा NG नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, तो डेल्टा NG क्या है, उत्पाद के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा NG यदि नेगेटिव में है तो यदि ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब डेल्टा E की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा E की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब QV का मान अधिक होगा QP से। तो ये तो टॉपिक हो गया रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब आगे देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो ये किरचॉफ्स लॉ भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या चीज़ है? ये है अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, यानी कि वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। तो जो भी हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है किसी भी अभिक्रिया में, जो भी हीट निकलती है या जो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर जिस पर कि रिएक्शन हो रही है। और एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर वॉज गिवन बाय किरचॉफ।
यानी कि डेल्टा एच या डेल्टा ई तथा टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको किरचॉफ्स ने 1858 में दिया था, और इसीलिए हम इसको किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। मान लें कि ए रिएक्टेंट है जो कि बी में चेंज हो रहा है, यानी कि बी प्रोडक्ट है। सपोज HA is the total heat content of the reactants and HB is the heat content of the product at the same temperature and pressure। यानी कि HA क्या चीज़ है? पूर्ण ऊष्मा किसकी? रिएक्टेंट की। उस तरह से HB क्या है? पूर्ण ऊष्मा प्रोडक्ट की सेम टेम्परेचर तथा प्रेशर पर। तो फिर डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा H यानी कि चेंज इन हीट कंटेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की ऊष्मा पूर्ण ऊष्मा माइनस रिएक्टेंट की पूर्ण ऊष्मा, हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज HB माइनस HA। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल डेल्टा एच अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एट कांस्टेंट पी, एंड डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब हमें मालूम है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो यदि ये हीट कैपेसिटी है तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ बी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल, ये यहाँ से ये आ गया, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट। या इस इक्वेशन को जो आपने ये देखा, ये जो इक्वेशन आ गई, इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू क्या हो गया? CPB माइनस CPA इज इक्वल टू ये क्या हो गया? इसको यदि हम देखें तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा CP। तो डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू डेल्टा CP। इसको हम किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। और उसी तरह से यदि कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो जो अभी आपने इक्वेशन देखा है तो वहाँ पर डेल एच की जगह डेल्टा ई लिख सकते हैं और इधर CP की जगह CV लिख सकते हैं। तो ये भी एक किरचॉफ्स इक्वेशन का ही एक अनदर फॉर्म है। तो क्या हो गया ये इक्वेशन? जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई अभिक्रिया हो रही हो तो डेल डेल्टा ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू डेल्टा CV। ना आप किरचॉफ्स इक्वेशन क्या एप्लीकेशन देखें तो किरचॉफ्स इक्वेशन क्या है? ये रही किरचॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा CP। चूँकि स्थिर दाब पर है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा CP dt। मान लीजिए दो टेम्परेचर, एक T1 लेते हैं, एक T2 टेम्परेचर लेते हैं। T1 टेम्परेचर पे जो हीट कंटेंट है वो डेल्टा H1 है और T2 टेम्परेचर पे हीट कंटेंट डेल्टा H2 है। तो इन लिमिटेशंस में हम इंटीग्रेशन कर लें, इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर लें। देखिए यहाँ पर तो इंटीग्रेट करा डी डेल्टा एच को डेल्टा H1 इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट डेल्टा H2, और इधर टेम्परेचर है T1 से T2 के बीच में इंटीग्रेट करा। डेल्टा CP कांस्टेंट है यदि इन दो टेम्परेचर के रेंज में, तो ये हो जाएगा फाइनल लिमिट यानी कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1, या डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP T2 माइनस T1। तो यदि मान लें यदि हमें T1 तथा T2 के बीच डेल्टा CP, एक तो यहाँ पर यदि हमें डेल्टा H1 यदि हमें मालूम है T1 टेम्परेचर पर, तो हम डेल्टा H2 को निकाल सकते हैं यदि हमें दूसरा ताप दिया हुआ हो। यानी कि T1 ताप पर H1 हमें मालूम है डेल्टा H1, तो T2 ताप पर डेल्टा H2 को हम निकाल सकते हैं। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि एक रिएक्शन हो रही है तो ऊपर जो इक्वेशन आपने ये इक्वेशन निकाली है वो इक्वेशन का दूसरा फॉर्म आ जाएगा कि डेल्टा E2 इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा CV T2 माइनस T1। तो ये दोनों इक्वेशन यूज़फुल हैं कैलकुलेट करने के लिए हीट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर।
और यदि हमें दूसरे ताप पर डेल्टा H1 दे रखा हो। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट टर्न पे लेंगे लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री।